पिछले 48 घंटों में भारतीय न्यायपालिका में कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब अगर आप सुने तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। मतलब एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत में एक जज फैसला सुनाते हुए भावुक हो जाते हैं क्योंकि मामला एक ऐसे इंसान का है जो 13 साल से वनस्पति अवस्था यानी वेजिटेटिव स्टेट में है और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में वकीलों को उनका लंच नहीं मिल पा रहा है। अरे हाँ, वो गैस की सप्लाई वाला मामला। बिल्कुल, क्योंकि मध्य पूर्व में जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसके कारण गैस की सप्लाई रुक गई है। देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट ही ना हमारी न्याय व्यवस्था की असलियत है। मतलब अदालतें सिर्फ किताबों में लिखे काले सफेद कानूनों पर नहीं चलती। सही बात है। वे मानवीय भावनाओं की गहराई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति तक हर उस झटके को महसूस करती हैं जो हमारे समाज से टकराता है। और इन्हीं झटकों को, इन्हीं कानूनी परतों को खोलने के लिए ये विशेष ऑडियो प्रस्तुति तैयार की गई है, खास तौर पर कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के लिए। बिल्कुल। आज तारीख है 12 मार्च 2026 और श्रोताओं के लिए मैं बता दूं कि हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम 10 से 12 मार्च के बीच की शीर्ष 20 कानूनी खबरों का एक ऐसा इन-डेप्थ एक्सप्लोरेशन करेंगे जो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाएगा कि फैसले कैसे लिए गए और उनके पीछे का कानूनी मैकेनिज्म आखिर है क्या। एग्जैक्टली। तो शुरुआत उसी मार्मिक मामले से करते हैं जिसका जिक्र भी हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। 2013 में एक हादसे के बाद से हरीश बिस्तर पर थे। मतलब ये ऐसा जैसे किसी की फिल्म को 13 साल के लिए पॉज कर दिया गया हो, जहां कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल फैसला नहीं था, ये कानून के बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट के सिद्धांत का एक बहुत ही जटिल प्रयोग था। तो श्रोताओं के लिए अगर इस बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट के मैकेनिज्म को हम डिकोड करें तो ये काम कैसे करता है, क्योंकि मरीज तो खुद अपने सहमति देने की स्थिति में है ही नहीं, है ना। हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। अदालत को यहाँ सब्स्टिट्यूटेड जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब अदालत को खुद को उस मरीज की जगह रख कर सोचना होता है। अच्छा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ये देखती है कि क्या रिकवरी की कोई भी, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, क्या कोई गुंजाइश बची है। जब रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि कृत्रिम तरीके से पोषण देना अब इलाज नहीं है बल्कि सिर्फ शरीर को जबरन जीवित रखने की एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गई है, तब संविधान का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी सामने आता है। मतलब गरिमा के साथ जीने के अधिकार में। बिल्कुल, गरिमा के साथ जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल हो जाता है। जस्टिस जेबी पार्थिवाला का फैसला सुनाते हुए भावुक होना ये दिखाता है कि मतलब इस तरह के फैसले लेना किसी भी जज के लिए कितना भारी होता है। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जीवन और मृत्यु के इसी चौराहे पर एक और बहुत बड़ी खबर खड़ी है। हाँ, कोविड वैक्सीन वाली न्यूज। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामलों के लिए एक नो फॉल्ट मुआवजा नीति बनाए। अदालत का साफ कहना है कि राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। अगर राज्य वैक्सीन के नुकसान की सीधी जिम्मेदारी लेता है तो क्या इससे मुकदमों की बाढ़ नहीं आ जाएगी? मतलब क्या ये एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खोलना नहीं है? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, नो फॉल्ट पॉलिसी का कानूनी मैकेनिज्म इसी बाढ़ को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। वो कैसे? नो फॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर पैसे मांग ले और सरकार दे दे। इसका मतलब है कि पीड़ित को ये साबित करने की लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की लापरवाही थी। अच्छा, मतलब कंपनी की गलती साबित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसे सिर्फ कॉजेशन यानी कारण साबित करना होगा कि ये गंभीर नुकसान इसी वैक्सीन का सीधा परिणाम है। अदालत ने गंभीर शब्द पर बहुत जोर दिया है। एक निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि नुकसान का स्तर क्या है। तो हर छोटी मोटी बीमारी पर क्लेम नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। अगर सामूहिक जन स्वास्थ्य के लिए राज्य ने वैक्सीनेशन अनिवार्य या जरूरी किया था तो उन गिने चुने लोगों का भार भी राज्य को उठाना होगा जिन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। कानून की भाषा में ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक आधुनिक स्वरूप है। क्या बात है। मतलब अदालतें एक तरफ गरिमापूर्ण मौत का अधिकार दे रही हैं तो दूसरी तरफ जीवन की रक्षा के लिए राज्य की जवाबदेही भी तय कर रही हैं। सही कहा। अब राज्य की जिम्मेदारी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और न्यायपालिका और राजनीति के टकराव को देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की NCERT की किताब के एक चैप्टर के सर्कुलेशन पर तुरंत रोक लगा दी है। वो चैप्टर जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र था। हाँ, तो मतलब अदालत को एक किताब के चैप्टर पर रोक क्यों लगानी पड़ी? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस आदेश के पीछे संस्थागत अखंडता को बचाने का तर्क है। अदालत का नजरिया ये है कि 13-14 साल के बच्चों का बौद्धिक विकास उस स्तर पर नहीं होता जहां वे सिस्टम की आलोचना को एक स्वस्थ अकादमिक बहस के रूप में ले सके। वो इसे एक परम सत्य मान सकते हैं। बिल्कुल, बिना किसी ठोस संदर्भ के सीधे भ्रष्टाचार की बात पढ़ाने से न्यायपालिका जैसी संस्था के प्रति अविश्वास की नींव पड़ सकती है। आलोचना के लिए पहले संस्था के बुनियादी ढांचे की समझ होना बहुत जरूरी है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। खैर, संस्थागत विश्वास की इसी कड़ी में दो और बड़ी राजनीतिक कानूनी खबरें हैं। मैं यहाँ बिल्कुल तटस्थ रूप से इन तथ्यों को श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। पहली खबर है अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने आबकारी नीति मामले में पक्षपात की आशंका जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपना केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत से ट्रांसफर करने की मांग की है। और दूसरी खबर है लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले में अपने ऊपर लगे आपराधिक आरोपों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इन दोनों मामलों में हम देख रहे हैं कि जब राजनेता कटघरे में होते हैं तो वे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हर एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव का मामला तो चार्जशीट के स्तर पर कानूनी आधारों को चुनौती देने का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन केजरीवाल का मामला एक बहुत ही अलग कानूनी बहस को जन्म देता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस, यानी पक्षपात की उचित आशंका। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई हाई प्रोफाइल राजनेता जज बदलने की मांग करता है तो कानूनी दृष्टिकोण से इसे अदालतें कैसे देखती हैं? मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस और बेंच हंटिंग, यानी अपनी पसंद का जज तलाशने के बीच की लाइन आखिर कैसे तय होती है? देखिए, कानून में इसे परखने का एक स्थापित टेस्ट है। इसे जज के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि एक रीजनेबल मैन यानी एक आम समझदार इंसान के नजरिए से देखा जाता है। अच्छा, मतलब एक थर्ड पार्टी का नजरिया। हाँ, क्या बाहर खड़े एक आम इंसान को उन परिस्थितियों को देखकर लगेगा कि इस अदालत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती? अगर जज का मामले से कोई निजी या आर्थिक हित जुड़ा है या पहले कोई ऐसा सार्वजनिक बयान दिया गया है जो पूर्वाग्रह दिखाता हो, तो केस ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जज सख्त है या फैसले पक्ष में नहीं आ रहे, तो अदालतें इसे सीधा बेंच हंटिंग मानकर खारिज कर देती है। एक पुरानी कहावत है ना कि न्याय होना ही काफी नहीं है, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन ये दिखना भी तर्क की कसौटी पर ही कसा जाता है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। अब राजनीति के इस अविश्वास से निकलकर थोड़ा तकनीक की दुनिया में आते हैं, जहां मामले थोड़े कह सकते हैं कि अनोखे हैं। हाँ, लुधियाना वाले मामले की बात कर रहे हैं आप? अरे हाँ, मतलब लुधियाना के एक व्यापारी ने AI का उपयोग करके PIL ड्राफ्ट कर ली और सीधे चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गया। और मजेदार बात यह है कि वो अपनी ही PIL में लिखे अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का मतलब नहीं बता पाया। सच में ये घटना भले हास्यास्पद लगे, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। वो कैसे? अदालत ने इस PIL को अस्पष्ट और दुर्भावनापूर्ण बताकर खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे कोर्ट रूम में ही इस व्यक्ति का अंग्रेजी टेस्ट ले सकते हैं। देखिए, AI एक भाषा का मॉडल है, वो शब्दों को जोड़कर एक शानदार दिखने वाला ड्राफ्ट बना तो सकता है, लेकिन उसमें भावना ही नहीं है। बिल्कुल, लोकस स्टैंडाई या मामले की गंभीरता को समझने का जो मानवीय विवेक होता है वो उसमें नहीं है। जब आप अदालत का समय बर्बाद करते हैं तो सिर्फ तकनीक के पीछे छुपकर बचा नहीं जा सकता। सही बात है। और तकनीक और अदालत का ये टकराव निजता के मोर्चे पर तो और भी गंभीर हो जाता है। केरल हाईकोर्ट का एक बहुत अहम फैसला आया है। न्यूज़ 7 उन्होंने पुलिस को एक विधायक राहुल ममाकुथुल का फोन पासवर्ड जबरन लेने से रोक दिया है। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला है। हाँ, पुलिस का तर्क था कि जांच के लिए पासवर्ड जरूरी है, लेकिन अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के खिलाफ माना। अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को समझें तो क्या किसी से जबरन फोन का पासवर्ड मांगना उसके दिमाग की चाबी छीनने जैसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। यही इस पूरे विवाद का मुख्य कानूनी पेज है। देखिए, जब पुलिस आपका फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल या DNA लेती है तो वो फिजिकल एविडेंस है।
कानून के मुताबिक आपकी उंगलियों के निशान या आपका खून आपकी गवाही नहीं है, लेकिन पासवर्ड तो दिमाग में होता है। एग्जैक्टली, पासवर्ड आपके दिमाग की एक जानकारी है। जब पुलिस आपसे पासवर्ड मांगती है तो वो आपसे आपके दिमाग में मौजूद एक ऐसा तथ्य उगलवा रही है जो आपको ही फंसा सकता है। इसे कानूनी भाषा में टेस्टिमोनियल कंपल्शन कहते हैं। अरे वाह, ये टर्म बहुत सटीक है। हाँ, और आज के समय में फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये इंसान के विचारों, उसकी यादों और उसके पूरे वजूद का एक डिजिटल एक्सटेंशन बन चुका है। इसलिए पासवर्ड मांगना सीधे इंसान के दिमाग की चाबी छीनने जैसा ही है। मतलब तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमारे मौलिक अधिकारों की सीमाएं और मजबूती हो रही हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले एक टी शर्ट डिजाइनर को अदालत ने अंतरिम सुरक्षा दे दी है। यह दिखाता है कि विरोध और असहमति का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अदालतें उसे सुरक्षित रखने के लिए नए सिरे से लकीरें खींच रही हैं। बिल्कुल। तकनीक से वापस अगर हम इंसानियत के सबसे स्याह पहलू पर आएं, तो न्यायपालिका सिर्फ अधिकारों की रक्षा नहीं करती, उसे अपराध और सजा की कठोर वास्तविकताओं से भी जूझना पड़ता है। हाँ, ये सच है। हम क्राइम और पनिशमेंट वाले सेगमेंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में एक 5 साल की बच्ची के बलात्कारी और हत्यारे की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे मामलों में अक्सर समाज की प्रतिक्रिया बहुत उग्र होती है। लोग तुरंत न्याय चाहते हैं, लेकिन अदालती मैकेनिज्म इसके बिल्कुल उलट बहुत धीमी और सतर्क प्रक्रिया अपनाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्युदंड की जो प्रकृति है ना, वो इर्रिवोकेबल है। मतलब इसे एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट हमेशा रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत का पालन करती है। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अदालत को सिर्फ अपराध की गंभीरता नहीं देखनी होती, बल्कि अपराधी के सुधरने की हर संभव गुंजाइश को भी खोजना होता है। फांसी पर रोक लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपराधी को बरी कर दिया गया है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब ये सुनिश्चित करना है कि राज्य द्वारा किसी की जान लेने से पहले कानूनी प्रक्रिया के हर एक नियम, हर एक अपील और दया याचिका के अधिकार का पूरी तरह से पालन किया गया हो। ये न्यायपालिका की अपने ही सिस्टम के प्रति एक तरह की डबल चेक प्रक्रिया है। ये डबल चेक बहुत जरूरी है। और इसी का एक और उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दलितों की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। जी, मतलब जब स्थानीय प्रशासन पर भरोसा उठ जाता है, तब सर्वोच्च अदालत को ऐसे दखल देना पड़ता है। देखिए, इस तरह के मामलों में अदालतें सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही होती, वे ये संदेश दे रही होती है कि जब स्थानीय सिस्टम काम करना बंद कर दे या किसी दबाव में झुक जाए तो एक संवैधानिक फेल सेफ मौजूद है। बिल्कुल। ये मामला समाज के सबसे कमजोर वर्ग के न्याय से जुड़ा है, जहां निष्पक्ष जांच सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में भरोसे को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। और ये जो व्यवस्था का भरोसा है ना, ये रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में भी बहुत जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो में एक महिला के बगल में बैठकर अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार रखी है। ये बहुत जरूरी फैसला था। बहुत ही कड़ा फैसला आया है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या में मदद करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस रद्द करने से साफ इनकार कर दिया और अदालत ने इसे सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक मॉरल ब्लाइट यानी समाज पर एक नैतिक कलंक बताया है। तो इसका कुल मतलब क्या है? क्या अदालतें अब समाज के मॉरल कंपस के रूप में ज्यादा सक्रिय हो रही हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों फैसलों में एक समानता है। जब समाज की अपनी नैतिकता कमजोर पड़ने लगती है, मतलब जब लोग मेट्रो में ऐसी घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देते हैं या कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को सामान्य मान लेते हैं, तब अदालतें सिर्फ लीगल आर्बिटर की तरह काम नहीं करती। वे आगे बढ़कर रास्ता दिखाती हैं। हाँ, वे एक मॉरल कंपस की भूमिका में आ जाती हैं। वे अपने फैसलों के जरिए समाज को ये याद दिलाती हैं कि हमारी सभ्यता की आधारभूत लाइन क्या है, जिसके नीचे हम किसी भी हाल में नहीं गिर सकते। बहुत ही गहरा विचार है ये। अब हम अपने त्वरित कानूनी अपडेट्स यानी रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 48 घंटों में 7 अहम खबरें सुर्खियों में रहीं। चलिए जमानत से शुरू करते हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को भाई की शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली। वहीं साकेत कोर्ट ने उत्तर पूर्व के पड़ोसियों पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले दिल्ली के एक दंपत्ति को अंतरिम जमानत दे दी। जब हम एक साथ इतने अलग अलग मामले देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि निचली अदालतें जमानत देने में झिझकती हैं, जिसका सारा बोझ अंततः सुप्रीम कोर्ट पर पड़ रहा है? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सिस्टमिक इशू बन गया है।
देखिए, कानूनी सिद्धांत क्या कहता है? जमानत नियम है, जेल अपवाद। हाँ, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बिल्कुल। लेकिन धरातल पर निचली अदालतों के जजों के मन में एक तरह का रिस्क अवर्जन आ गया है। मतलब जोखिम से बचने की प्रवृत्ति। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी हाई प्रोफाइल या यूएपीए जैसे गंभीर मामले में जमानत दे दी तो उन पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है या मीडिया ट्रायल शुरू हो सकता है। तो वे सीधे याचिका खारिज कर देते हैं। हाँ, वे सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं और कहते हैं कि आप ऊपरी अदालत में जाइए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामलों का अंबार लग रहा है। ये वाकई चिंताजनक है। चलिए, नियुक्तियों और ऐतिहासिक फैसलों पर आते हैं। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता और मानहानि मामले में इलाहाबाद कोर्ट और सुल्तानपुर कोर्ट की सुनवाई हुई जी। और एक बहुत बड़ी खबर, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा के लिए चुना गया है। वे भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक यानी क्वेयर सांसद बन गई हैं। ये समावेशिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पटना की ऐतिहासिक सिन्हा लाइब्रेरी को मात्र ₹1 में अधिग्रहित करने वाले बिहार के कानून को रद्द कर दिया और जिला जजों की नियुक्ति और वरिष्ठता पर स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही NCLAT के उस फैसले को वैधता दी गई जहां तकनीकी सदस्यों का बहुमत था। अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये फैसले प्रशासनिक ढांचे को कैसे मजबूत कर रहे हैं? देखिए, अगर हम सिन्हा लाइब्रेरी मामले की बात करें तो ₹1 का मुआवजा देना एमिनेंट डोमेन यानी राज्य की संपत्ति अधिग्रहित करने की शक्ति का सीधा दुरुपयोग था। मतलब सरकार कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं। उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। ₹1 का मुआवजा दरअसल एक मजाक है। अदालत ने साफ कर दिया कि सरकार कानून बनाकर बुनियादी अधिकारों का ऐसे हनन नहीं कर सकती। और NCLAT वाले मामले में तकनीकी सदस्यों का जो रोल है वो भी बहुत अहम है। आज के कॉर्पोरेट विवाद जैसे टेलीकॉम या इंसॉल्वेंसी इतने तकनीकी हो गए हैं कि उन्हें समझने के लिए सिर्फ कानून की डिग्री काफी नहीं है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अर्थशास्त्रियों की जरूरत है। इसलिए ट्रिब्यूनल्स में तकनीकी विशेषज्ञों का होना अब फैसलों में सटीकता ला रहा है। सही बात है। खैर, अब हम एपिसोड के अंत में उस खबर पर आते हैं जिसने असल में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो कैंटीन वाली खबर? हाँ, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की कैंटीन में ग्लोबल गैस संकट और पश्चिम एशिया में जो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसके कारण LPG गैस की कमी हो गई और नतीजा, कैंटीन में मेन कोर्स भोजन ही रोक दिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। बटरफ्लाई इफेक्ट श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा समझाएंगी? देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि दुनिया के एक कोने में तितली के पंख फड़फड़ाने से दूसरे कोने में तूफान आ सकता है। यहाँ 7 समंदर पार मध्य पूर्व में मिसाइलें चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स प्रभावित हो रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है और उसका सीधा असर भारत के सबसे बड़े कानूनी दिमागों के लंच पर पड़ रहा है। बिल्कुल। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आज कोई भी देश या कोई भी संस्था खुद को एक बुलबुले में कैद करके नहीं रख सकती। हम सब जुड़े हुए हैं। तो श्रोताओं के लिए पिछले 48 घंटों की एक बहुत ही गहन कानूनी यात्रा रही। हाँ, हमने देखा कि कैसे अदालतें जीवन के अधिकार जैसे हरीश राणा के मामले में से लेकर AI के इस्तेमाल और कैंटीन के खाने तक हर चीज से डील कर रही हैं। और मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि ये खास विश्लेषण कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की पेशकश थी। हाँ, और चर्चा को समेटने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज के समय में जब अदालतें AI की नैतिकता, विदेशी युद्धों के प्रभाव और जीवन मृत्यु के सबसे जटिल फैसलों से जूझ रही हैं, तो क्या हम अपने जजों से सिर्फ कानून के जानकार होने की उम्मीद कर रहे हैं या हम अनजाने में उनसे एक ही समय में दार्शनिक, वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री बनने की उम्मीद कर बैठे हैं? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है। शायद इसीलिए हमें अदालतों और उनके फैसलों को इतनी गहराई से समझने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज पर जल्द ही ऐसी ही एक और विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।